All right, so we were discussing about personality, and in the last class, I completed till Erikson and Sullivan's theory of personality. Till now, we have studied Freud's, Erikson, and many such theories. Now, we'll be starting with the behaviorist and social view of personality. So, अब तक आप पर्सनालिटी को ट्रेट्स टाइप के फॉर्म में पढ़ रहे थे. अब हम पर्सनालिटी को बिहेवियर्स के फॉर्म में या कॉग्निशन के फॉर्म में पढ़ेंगे. So, for the behaviorist, personality is nothing more than a set of learned responses or habits. Behaviorist के लिए personality क्या है? It is a set of responses or habits that they have learned. How have they learned it? By reinforcement or probably strengthening of a behavior because it was rewarded, right? So कैसे rewards या punishments की help से हम कुछ behaviors को learn करते हैं या unlearn करते हैं और वो हमारी habits में आते हैं, उस तरह से हमारी पर्सनालिटी फॉर्म होती है. दिस वॉज द मेजर थॉट process of behaviorist when they used to talk about personality. So उनके लिए personality is our habits and behaviors. In the strictest traditional view of Watson and Skinner, everything a person or animal does is a response to some environmental stimulus that has been reinforced or strengthened by a some way. So अगर बहुत traditionally हम learning या behaviorism को देखें, so it is all about operating and classical conditioning. For those जिन लोगों ने classical conditioning and ऑपरेंट कंडीशनिंग अभी तक नहीं पढ़ी है, इट इज ओके, वील बी डिस्कसिंग दिस जब लर्निंग का मॉड्यूल पढ़ रहे होंगे. बट फॉर दोज जिन्होंने पढ़ा है, दे नो दैट वॉटसन और स्किनर जो कि बेसिकली ऑपरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं, उनके लिए ट्रेडिशनली बिहेवियर इज समथिंग दैट हैज बीन रीइंफोर्स किया गया है. कैसे रीइंफोर्स किया गया है? रिवॉर्ड्स की हेल्प से स्ट्रेंथन किया गया है बिहेवियर्स को. सो स्ट्रिक्ट मतलब एसेनल उसमें देखें हम तो के लिए पर्सनालिटी इसी फॉर्म में थी कि जब कोई इन्वायरमेंटल स्टिमुलस होता है, वी रिस्पॉन्ड टू इट एज अ ह्यूमन, एज एनिमल्स वी रिस्पॉन्ड टू दोज स्टिमुलस, एंड इफ द बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड वी टेंड टू लर्न इट और रिपीट द बिहेवियर इन सिमिलर सिचुएशंस. नाउ ये तब का व्यू था. आज के टाइम के जो थ्योरिस्ट हैं वो क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के हेल्प से नहीं समझते हैं. वो लोग इनफैक्ट पर्सनालिटी को और भी अलग तरह के बिहेवियर पैटर्न से समझते हैं, जिसमें कि ऑब्जर्वेशन भी आता है, हमारा कल्चर भी आता है, हमारी सोसाइटी भी आती है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट्स. So this was the behaviorist view. जो सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरिस्ट थे, अब इसको ब्रेक करते हैं. लर्निंग हमें पता है, लर्निंग की थ्योरीज, उसमें आप जोड़ दो कॉग्निशन को, कॉग्निशन एज इन योर थॉट प्रोसेस, योर मेंटल फंक्शनिंग, एंड सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में. सो सोशल कॉग्निटिव थ्योरिस्ट जो थे, उनका ये मानना था कि हमारा जो बिहेवियर होता है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड who emphasized the importance of both. अच्छा ठीक है. So उनका ये मानना था कि हमारा behavior is strengthened by the reinforcers, by our society, और हमारी खुद की क्या expectations है learning से, हम खुद से क्या एक्सपेक्ट करते हैं टू डू इन आवर लाइफ, वो चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं. सो फॉर सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरिस्ट, दे एम्फेसाइज्ड ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ बोथ इन्फ्लुएंसेस ऑफ अदर पीपल्स बिहेवियर एंड ऑफ अ पर्सन्स ओन एक्सपेक्टेशंस ऑन लर्निंग. ठीक है. दे ऑल्सो होल्ड द व्यू दैट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, modeling and other cognitive learning techniques can lead to the formation of patterns of personality. सो इन लोगों का ये मानना था कि हम जब ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन की हेल्प से जब हमारी लर्निंग होती है, या हम मॉडलिंग करते हैं. व्हाट इज मॉडलिंग? मॉडलिंग इज इमिटेशन ऑफ समवन एल्सेस बिहेवियर, प्रोबेबली दोज पीपल हु आर आवर आइडियल्स. ठीक है. सो जिन लोगों को हम आइडियलाइज करते हैं, उनके बिहेवियर्स को इमिटेट कर लेना इज मॉडलिंग. और ऐसे ही बहुत सारी कॉग्निटिव लर्निंग की टेक्निक्स हैं. तो इनका ये मानना था कि इन टेक्निक से हमारी पर्सनालिटी का एक पैटर्न डेवलप हो जाता है.
In the social cognitive view, behavior is governed not just by the influence of external stimuli and response patterns, but also by cognitive processes such as anticipating, judging, and memory, as well as learning through the imitation of models. So, social cognitive स्कूल के या व्यू के अकॉर्डिंग बिहेवियर जो हमारा गवर्न होता है सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुलस से नहीं होता, हमें क्या स्टिमुलस मिल रहा है और क्या उसके रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं, हम कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या बिहेवियर हमारा रीइंफोर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं है, बिहेवियर हमारा इस चीज से भी गवर्न हो रहा है कि हम कैसे सिचुएशंस को एंटिसिपेट कर रहे हैं, हमारा जजमेंट क्या है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, हमारी मेमोरीज क्या है ऐसी सिमिलर सिचुएशन में, हमारे एक्सपीरियंसेस क्या कह रहे हैं, ये सब चीजें भी ऐड हो जाती हैं। सो ऑल ऑफ दिस टुगेदर फॉर्म अ बिहेवियर, a set of learned responses, and these responses in turn form our personality. This was the social cognitive view of personality. Now इसमें in the behaviorist and social cognitive view of personality, Bandura's theory is very important. His theory is also known as the theory of reciprocal determinism. ठीक है, और इस थ्योरी में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेल्फ एफिकेसी का. सो व्हाट आर दीज, लेट्स डिस्कस इट. Bandura in the year 1989 gave this theory, and he believed that there are three factors that influence one another in determining the patterns of behavior that make up personality. तो Bandura ये मानते थे कि हमारे जो behaviors होते हैं या patterns of behavior होते हैं जो कि हमारी personality बनाते हैं, वो तीन factors से बनते हैं, और ये तीनों factors आपस में एक दूसरे को influence करते हैं. ये तीन फैक्टर्स हैं, एक हमारा इन्वायरमेंट, एक बिहेवियर खुद, द बिहेवियर इटसेल्फ, एंड पर्सनल और कॉग्निटिव फैक्टर्स दैट द पर्सन ब्रिंग्स इनटू द सिचुएशन फ्रॉम अर्लियर एक्सपीरियंसेस. सो एक तो इन्वायरमेंट हो गया, एक बिहेवियर खुद में हो गया, और हमारे पर्सनल और कॉग्निटिव फैक्टर्स, यानी कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारा मेंटल प्रोसेसिंग कैसा है, ये सब मिलकर भी हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस से हमारी सिचुएशन को एंटिसिपेट करता है, और दिस ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस आवर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर. सो ऑल थ्री ऑफ दीज थिंग्स, environment, behavior and person, all this together is known as reciprocal determinism. Why reciprocal determinism? Because these three factors affect one another in a reciprocal form. So give and take form का होता है, ठीक है. सो अगर इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट पर्सन को भी इफेक्ट करेगा और बिहेवियर को भी करेगा. सिमिलरली पर्सन इन्वायरमेंट को भी करता है और बिहेवियर को भी करता है, एंड बिहेवियर हमारे वापस से इन्वायरमेंट को भी इन्फ्लुएंस करता है और हमारे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी करता है. इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म. एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है बिटवीन ऑल दीज थ्री फैक्टर्स. सो इन्वायरमेंट में क्या क्या आ सकता है कि हमें अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से या सोशल इन्वायरमेंट से क्या स्टिमुलस मिल रहे हैं, रीइंफोर्समेंट कैसा मिल रहा है. रीइंफोर्समेंट मिल रहा है तो उसकी कॉन्टिजेंसीज क्या है, कॉन्टिजेंसीज एज इन कि कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, मतलब लगातार रीइंफोर्समेंट मिल रहा है सारे के सारे बिहेवियर्स के लिए, या गैप्स देख के मिल रहा है. सो रीइंफोर्समेंट मिल कैसे रहा है. बिहेवियर में जो बिहेवियर हम कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि कितना फ्रीक्वेंटली, कितनी बार एक बिहेवियर हो रहा है. पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारी पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल एग्रेसिवनेस हो गया, हम इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, हम इंट्यूट करते हैं या हम चीज़ों को जज करते हैं, ये सारे हमारे पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गए. जस्ट अ सेकेंड प्लीज. ओके, सो पर्सन में पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए जैसे कि मैंने अभी बताया, एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस हो गए. सो योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, योर जजमेंट क्राइटेरिया, योर एंटिसिपेशन ऑफ अ बिहेवियर, all of these come under personal characteristics, and also self regulation. आपकी एक पर्सनालिटी है बट आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको कैसे रेगुलेट करते हो, दैट कम्स अंडर पर्सनल और कॉग्निटिव फैक्टर्स.
this was reciprocal determinism. इसके सिवा we have self-efficacy in Bandura's theory. One of the most important personal variables that Bandura talks about is self-efficacy, a person's expectancy of how effective his or her efforts to accomplish a goal will be in any particular circumstance. So, Bandura said that जो हमारे personal और cognitive characteristics थे, सो तीन चीजें थी ना, इन्वायरमेंट, बिहेवियर एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल्फ एफिकेसी का. सेल्फ एफिकेसी का मतलब है कि एक इंसान की एक्सपेक्टेंसी क्या होती है कि वो कितने इफेक्टिवली एक काम कर पाएगा, किसी गोल को अचीव कर पाएगा. सो खुद से कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं रिगार्डिंग द अचीवमेंट ऑफ अ गोल, दैट इज सेल्फ एफिकेसी. Now, a lot of people confuse between self-efficacy and self-esteem. Let me tell you, both of these are different. Why? Because self-efficacy is about the expectancy of how effective a person can work, how effectively a person can work, and self-esteem is about our own sense of worth. So, हमारी worth क्या है society में, हम किस लायक हैं, that is self-esteem. But self-efficacy is our expectancy. हम कितना expect कर रहे हैं खुद से कि हम effectively work कर पाएंगे या नहीं, that is self-efficacy. So these are quite similar, but you cannot say are synonyms. These are two different concepts, although very closely related. A person's sense of self-efficacy can be high or low depending upon what has happened in similar circumstances in the past, what other people tell them about their competence and their own assessment of their abilities. So, एक इंसान की self-efficacy high या low हो सकती है. So, it is like a grading system, a rating system. So, सेल्फ एफिकेसी हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है. और ये इस चीज पे डिपेंडेंट होती है कि सिमिलर सर्कमस्टांसेस में पास्ट में क्या हुआ था, हमें सक्सेस मिली थी या हमें फेलियर मिला था, या फिर लोग हमें हमारी कॉम्पिटेंस के बारे में क्या बताते हैं, हमारी खुद की असेसमेंट क्या है एबिलिटीज के बारे में, उसके इन चीजों के बेसिस पर सेल्फ एफिकेसी किसी भी पर्सन की हाई या लो हो सकती है. According to Bandura, people high in self-efficacy are more persistent and expect to succeed, whereas people low in self-efficacy expect to fail and tend to avoid challenges. So, Bandura ये मानते थे कि जिन लोगों की self-efficacy high होती है, वो बहुत persistently work कर सकते हैं और you can expect them कि वो succeed करेंगे situations में क्योंकि खुद पर भरोसा है. On the other hand, जिन लोगों की सेल्फ एफिकेसी कम होती है, they usually expect themselves to fail in situations, and because they expect that we will fail or they intuit that they will fail, they avoid challenges. So इन लोगों का usually एक avoidance सा behavior होता है. ये बात बैंडुरा ने 1998 में बोली थी. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द एमसीक्यू दैट दिस वाज सेड इन द ईयर 1998 दैट पीपल हु आर हाई ऑन सेल्फ एफिकेसी they are persistent in nature, and people who are low on self efficacy are avoidant in nature. They tend to avoid challenges in their life. Alright, so now that we are done with Bandura's theory, we have Rotter's social learning theory. So the full name of this person is Julian Rotter, and he devised a theory based on a basic principle of motivation derived from Thorndike's law of effect. So Thorndike's law of effect is about trial and error. ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं, हम बार बार ट्रायल्स करते हैं, हम डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं टू लर्न थिंग्स, और जिस चीज में हमें प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस मिल जाता है, वी आर लाइकली टू रिपीट दैट बिहेवियर. ठीक है, ऐसा ट्रायल एंड एरर थ्योरी में था. तो मान लो कि आई एम ट्राइंग टू फाइंड, आई एम डूइंग अ ट्रेजर हंट, नो नॉट अ ट्रेजर हंट, सो ठीक है, आई एम इन अ भूल भुलैया जैसी जगह एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड द
फाइनल लास्ट का डोर, ठीक है. सो आई विल ट्राई अ लॉट ऑफ वेज. हर जगह जाके फंस जा रही हूँ. जिस जगह से मुझे फाइनल रास्ता मिल गया, इट मीन्स वो प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस हो गया, एंड आई विल repeat that only the next time I come. ठीक है. So this is trial and error theory which was given by Thorndike. जूलियन रॉटर की जो सोशल लर्निंग थ्योरी थी, ये इसी बेसिक प्रिंसिपल पे बनी है कि हम मोटिवेट होते हैं उन बिहेवियर्स को रिपीट करने में जिनमें हमें प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं. दिस वाज जूलियन रॉटर्स व्यू ऑफ लर्निंग. नाउ बिकॉज ऑफ दिस, उन्होंने, जूलियन रॉटर का ये मानना था दैट पर्सनालिटी इज अ रिलेटिवली स्टेबल सेट ऑफ पोटेंशियल रिस्पॉन्सेज टू वेरियस सिचुएशंस. सो अलग अलग सिचुएशंस में हम किस टाइप के रिस्पॉन्सेज करेंगे, अ सेट ऑफ दोज पोटेंशियल रिस्पॉन्सेज इज आवर पर्सनालिटी. That is what Julian Roters believed. One very important pattern of responding in Roters' view is the concept of locus of control. So एक बहुत ही important, रॉटर के अकॉर्डिंग एक बहुत important पैटर्न होता है रिस्पॉन्डिंग का, एंड इट इज अबाउट द लोकस ऑफ कंट्रोल, द टेंडेंसी फॉर पीपल टू अज्यूम दैट दे ईदर हैव कंट्रोल or do not have control over events and consequences in their life. So locus of control का मतलब क्या है? एक इंसान की ये सोच कि इस इवेंट को या इस चीज को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, ये चीज मेरे कंट्रोल में है और ये चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है. सो दिस कम्स अंडर माई लोकस ऑफ कंट्रोल एंड दिस इज आउटसाइड माई लोकस ऑफ कंट्रोल. सो मेहनत करके मार्क्स लाना is inside my locus of control, लेकिन luck बुरा था, that is outside my locus of control because I cannot control my luck. ठीक है. So ये इनका मानना था. locus of control एक बहुत important concept था इनकी थ्योरी में. People who assume that their own actions and decisions directly affect the consequences they experience are said to be internal in locus of control. सो ऐसे लोग जिनको लगता है कि उनके खुद के एक्शंस और उनके खुद के डिसीजंस, लाइफ के डिसीजंस आगे के कॉन्सिक्वेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है नेचर में. लेकिन ऐसे लोग जिनको लगता है कि हमारी लाइफ हम नहीं कंट्रोल करते, हमारे एक्शंस नहीं कंट्रोल करते, लेकिन बाहर की कुछ पावरफुल चीजें, कुछ पावर्स होती हैं जो हमारे लाइफ को कंट्रोल करती हैं, हमें जो कुछ भी मिल रहा है वो उनकी वजह से मिल रहा है, वो लोग एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल रखते हैं. ऐसे लोगों का मानना होता है कि हमारी किस्मत ऐसी है या लक ऐसा है. ठीक है. सो ऐसे लोग एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल रखते हैं. दिस थिंग वॉज मतलब ये बात मैकडोनल्ड ने 1970 में रिपीट करी थी एंड रॉटर ने 1966 में कहा था ऐसा. रॉटर एसोसिएटेड पीपल हाई in internal locus of control with the personality characteristic of high achievement motivation. ठीक है. सो रॉटर ने एसोसिएशन बनाया था एक, कि जिन लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है, ऐसे लोगों में एक पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक होता है हाई अचीवमेंट मोटिवेशन का. यानी कि जिन लोगों को लगता है कि हाँ, हमारे एक्शन से, हमारे डिसीजन से हम खुद के लाइफ के कॉन्सिक्वेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे लोगों में अचीवमेंट मोटिवेशन हाई होता है. क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि हम चीजें कंट्रोल कर सकते हैं तो हम अपनी लाइफ में चीजें अचीव कर सकते हैं, इसीलिए इनका हाई अचीवमेंट मोटिवेशन होता है. Those who give up too quickly or who attribute events in their life to external causes can fall into patterns of learned helplessness and depression. And on the other hand, जिन लोगों का locus of control हमेशा external रहता है, जो बहुत जल्दी हिम्मत छोड़ देते हैं कि यार नहीं होगा, मेरी किस्मत में ही नहीं है, ऐसे लोग यूजुअली क्योंकि external causes को attribute करते हैं, इसलिए इनके अंदर एक learned helplessness वाली फीलिंग आ जाती है कि भैया नहीं होगा, छोड़ देते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता. सो दे टेंड टू फॉल इन द पैटर्न्स ऑफ लर्नड हेल्पलेसनेस एंड ऑल्सो समटाइम्स डिप्रेशन. व्हाई? बिकॉज होप बहुत कम हो जाते हैं. लगता है कि अब जब यही माइंड में आ गया कि भैया मेरी किस्मत ही खराब है, तो वो होपलेसनेस वाली फीलिंग आ जाएगी. एंड होपलेसनेस वी ऑल नो इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू डिप्रेशन. क्लियर? Any questions?
कहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है? अच्छा, आ गया समझ, ओके। Expectancy is fairly similar to Bandura's concept of self-efficacy in that it refers to person's subjective feeling that a particular behavior will lead to reinforcing consequences. तो इन्होंने भी, रॉटर ने भी एक्सपेक्टेंसी का एक कॉन्सेप्ट दिया था विच इज वेरी सिमिलर टू बैंडुरास कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी, कि एक इंसान की एक सब्जेक्टिव फीलिंग होती है कि हमारा कौन सा बिहेवियर एक रीइंफोर्सिंग कॉन्सिक्वेंस लेकर आएगा या उसका प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस होगा, ठीक है। सो इट वाज वेरी सिमिलर टू सेल्फ एफिकेसी वाला कॉन्सेप्ट। A high expectancy for success is similar to a high sense of self-efficacy and is also based on past experiences with successes and failures. यानी कि अगर हाई एक्सपेक्टेंसी होती है सक्सेस की तो वो बिल्कुल सिमिलर होती है हाई सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी के, और ये भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती है कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस में हमें सक्सेस मिली है या फेलियर मिला है। इसके बाद आती है हमारी पर्सनालिटी में द थर्ड फोर्स, ह्यूमनिज्म, ठीक है। सो ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के हिसाब से पर्सनालिटी क्या है, दैट इज द थर्ड फोर्स। सो आप जब भी पर्सनालिटी पढ़ोगे आपको उसमें काफी सारे फोर्सेस मिलेंगे। द फर्स्ट फोर्स इज बेस्ड ऑन साइको एनालिटिक थ्योरी, साइकोडायनेमिक एक्चुअली, जिसमें साइको एनालिसिस वगैरह आता है, एरिक एरिक्सन वगैरह की थ्योरीज आती है। देन द सेकेंड फोर्स इज अबाउट बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिव व्यूज, एंड द थर्ड फोर्स इज अबाउट humanistic school of psychology. The fourth force is about family and all, ठीक है। सो एक कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर, कल्चर के बेसिस पर, ठीक है। सो चार फोर्सेस होती है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड फोर्स। So in the middle of 20th century, the pessimism of Freudian psychodynamic theory, with its emphasis on conflict and animalistic needs, together with the emphasis of behaviorism on external control of behavior, gave rise to a third force in psychology, the humanistic perspective. तो क्योंकि फ्रॉइड की जो साइकोडायनेमिक थ्योरी थी उसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था कॉन्फ्लिक्ट पे, की मतलब हमारे अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था एनिमलिस्टिक नीड्स पर, यानी कि हमारी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स एंड डिज़ायर्स, एग्रेसिवनेस, इन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस था। तो उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज किया गया। साथ ही क्योंकि बिहेवियरिज्म का सारा एम्फेसिस था एक्सटर्नल कंट्रोल पर, कि हमारा बिहेवियर इसी चीज पर डिपेंडेंट होता है कि हमें अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्या रिवॉर्ड मिल रहा है ना। इसको भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि मतलब हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता हमारी लाइफ पर। तो इन दोनों चीजों को क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, तो एक थर्ड फोर्स आई साइकोलॉजी में, द ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव्स का ये मानना होता है, यूजुअली एक शॉर्ट में बताऊं तो ह्यूमनिस्टिक लोग मानते हैं कि हमारा अपनी लाइफ पर खुद कंट्रोल होता है, वी हैव द फ्रीडम टू चूज, वी हैव आवर ओन विल। सो ह्यूमनिस्ट में दो लोग बहुत फेमस थे, अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर्स। they actually wanted psychology to focus on things that make people uniquely human। तो क्या चीज हमें ह्यूमन बनाती हैं एक्चुअली, डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स या अदर लिविंग बींग्स, हमें क्या यूनिक बनाता है उस पर फोकस करने को कहती हैं। और इनका ये मानना है कि साइकोलॉजी को फोकस करना चाहिए कि हर इंसान का सब्जेक्टिव फीलिंग क्या है अबाउट देयर इमोशंस, अबाउट देयर लाइफ, अबाउट देयर थॉट्स, एंड ऑल्सो टू फोकस ऑन द फ्रीडम टू चूज वंस ओन डेस्टिनी। मतलब ये लोग मानते हैं कि हमारा फ्रीडम होता है हमारी डेस्टिनी को चूज करने का, ठीक है। वी हैव द फ्रीडम टू चूज कि हमारी लाइफ क्या होगी। यस कोई कुछ पूछ रहा है? There are things that psychology needs to focus upon that makes us यूनिकली ह्यूमन। क्या चीज हमें अलग से ह्यूमंस बनाती हैं, हमारी सब्जेक्टिव फीलिंग्स क्या हैं अबाउट आवर लाइफ, एंड that we all have the freedom to choose our own destiny. Abraham Maslow, a very famous humanist,
He was the leader of humanistic psychology, and he approached the study of personality by focusing on subjective experiences, free will, and the innate drive towards self-actualization. So ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के लीडर थे अब्राहम मैस्लो, एंड इन्होंने पर्सनालिटी को इस पर्सपेक्टिव से पढ़ने की या समझने की कोशिश करी थी कि पर्सनालिटी इज अबाउट आवर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. So all of us have a different experience in our life. The way we act to that situation is also different, and similar situations can cause a different experience for everyone. So if I have gone through a traumatic experience in my life and someone else has also gone through the exact same instance in their life, our experience would be different. So all of us have a subjective experience. Also, we have free will to choose whatever we want in our life, and he also believed that there's an innate drive. All of us has an innate drive of self-actualization. Now, what is innate? Innate is something that we have since the time we were born. So हमारे में अंदर से बचपन से ये चीजें होती हैं. सो इन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे भी फोकस किया था. क्या है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वील डिस्कस अभी. He expanded the field of humanistic psychology to include an explanation of how human needs change throughout an individual's lifespan and how these needs influence the development of personality. तो मैस्लो ने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की फील्ड को काफ़ी एक्सपैंड किया था, और इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन डाला था कि कैसे एक इंसान की नीड्स उनके लाइफ स्पैन में चेंज होती जाती है. सो अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ आवर लाइफ दैट वी आर इन एंड वॉट आर आर एक्सपीरियंस टिल दैट स्टेज, हमारी नीड्स चेंज होती जाती हैं. सो बचपन में हमारी अलग टाइप की नीड्स हो जाती हैं, बड़े होते हैं तो अलग टाइप की नीड्स होती हैं. सो इन आवर लाइफ स्पैन वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ नीड्स एंड दीज चेंज, एंड हाउ दीज नीड्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. और यही जो नीड्स होती हैं ये हमारी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस भी करती हैं. Maslow's hierarchy of needs ranks human needs from the most basic physical needs to the most advanced needs of self-actualization. तो मैस्लो ने एक हायरार्की ऑफ नीड, जिसको हम नीड हायरार्की थ्योरी भी बोलते हैं, जिसमें इन्होंने रैंकिंग दी है ह्यूमन नीड्स को, रैंकिंग एज इन वन अबव द अनदर. ठीक है, जिसमें कि एक मोस्ट बेसिक नीड होती है हमारी खाने की, पानी पीने की. सो हंगर, थर्स्ट, ऑल ऑफ दीज आर मोस्ट बेसिक नीड्स, एंड फ्रॉम देयर टू द हाईएस्ट नीड, द मोस्ट एडवांस्ड नीड्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. A person must acquire and master each level of need before proceeding to the next need. तो इनका ये मानना था कि हर पर्सन को एक्वायर करना होता है और मास्टर करना होता है. So they have to be the best, they have to get the best of that particular need in order to proceed to the next level or next need. He studied the personality of self-actualizers and found that they had many things in common. He believed self-actualizers indicate a coherent personality syndrome and represent optimal psychological health and functioning. So, इन्होंने ऐसे लोग जो कि self-actualizers थे. Now, let me tell you who are self-actualizers or what is self-actualization. Self-actualization is the realization of one's ट्रू पोटेंशियल, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करना और उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करना इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एंड दोज हु अचीव दिस आर सेल्फ एक्चुअलाइजर्स. सो मैस्लो ने ऐसे सेल्फ एक्चुअलाइजर्स की पर्सनालिटी को स्टडी किया, एंड ही फाउंड आउट दैट कि ऐसे लोगों में काफी चीजें कॉमन होती हैं. इनकी कोहेरेंट टाइप की पर्सनालिटी होती है. सो देयर आर सर्टेन पर्सनालिटी characteristics that all the self-actualizers have. They have a different kind of personality which is different from a personality of a person who is not self-actualized. So all the self-actualizers have a similar kind of personality. ठीक है? This was called as the coherent personality syndrome, and they represent an optimal psychological health and functioning. So क्योंकि ये लोग self actualized होते हैं, so इनकी जो psychological health होती है, जो इनकी functioning होती है, वो optimal level पर होती है, highest level पर होती है.
Maslow's ideas have been criticized for their lack of scientific rigor as well as their cultural bias, वेस्टर्न कल्चरल बायस. सो मैस्लो के जो आइडियाज हैं इनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं मिला किसी को भी, और साथ ही इसमें एक वेस्टर्न कल्चर का बायस आता है. मतलब दिस थ्योरी इज मोर एप्लीकेबल ऑन पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम वेस्टर्न कल्चर. So this is Maslow's hierarchy of needs. So Maslow ने एक हायरार्की बनाई जिसमें लोएस्ट लेवल पर होती है फिजियोलॉजिकल नीड. फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या क्या आता है? ब्रीदिंग, हंगर, थर्स्ट, सेक्स, स्लीप, होम्योस्टासिस. होम्योस्टासिस इज एक बैलेंस का फीलिंग एंड ऑल्सो एक्सक्रीशन. ठीक है, ऑल ऑफ दीज फिजियोलॉजिकल नीड्स. Now, once a person is able to achieve all these needs, जब उसकी ये सारी needs पूरी हो जाती हैं, the person climbs up to the next level, the next hierarchy, the next level of needs, the safety needs. Safety में क्या आता है? Safety को बहुत आसान भाषा में बोलूं तो रोटी, not रोटी, कपड़ा, मकान. ठीक है, so security body, हमारी बॉडी की सिक्योरिटी हो जाए, क्लोथ्स मिले, रहने के लिए घर मिले, एम्प्लॉयमेंट हो, थोड़े रिस्क फैमिली हो. ठीक है, ये सब आता है हमारी सेफ्टी नीड्स में. Then once a person achieves these needs and master these, they climb up to the next level, which is love and belongingness. इसमें comes friendship, having a family, see romance come under love and belongingness. Once a person achieves these needs and master it, they get to the next level, that is self-esteem. Self-esteem is अपनी खुद की एक वर्थ होना, कॉन्फिडेंस होना, अचीवमेंट लाइफ में मिलता है उससे सेल्फ एस्टीम डेवलप होता है, दूसरों की रिस्पेक्ट करना और दूसरों को रिस्पेक्ट मिलना, दैट इज सेल्फ एस्टीम. Then the last one was, the fifth was self-actualization. He believed not everyone reaches this, and he believed that self-actualization में क्या होती है? क्रिएटिविटी आती है, हम स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं चीज़ों में, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी हो जाती है, प्रेजुडिस बिल्कुल नहीं रहे, एंड के लिए एक्सेप्टेंस आ जाता है. वन थिंग दैट इज नॉट मेंशन्ड इज द मोटिवेशन and the realization and the motivation to reach our potential. अच्छा, यहाँ पर लिखा है a person's motivation to reach his or her full potential. okay, so अपने full potential को realize करना कि हम कहाँ तक जाते हैं, हम कितना कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और motivation to reach it, that was actualization. Now किसी भी इंसान की needs reach हो जानी चाहिए to फुलफिल हो जानी चाहिए टू रीच सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लिखे हैं दैट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू इन द एमसीक्यूज. Abraham Maslow, born on April 1, 1908, died on June 8, 1970. He was a psychologist. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं कि अब्राहम मैस्लो कौन थे? साइकोलॉजिस्ट थे, फिजिशियन थे, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ओरिजिनल साइकोलॉजिस्ट नहीं थे. सो दैट इज व्हाई प्लीज नोट डाउन. पूरा नाम इज एबरल्ड मैस्लो. ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट. ही स्टडीड पॉजिटिव ह्यूमन क्वालिटीज एंड द लाइव्स ऑफ एग्जेम्पलरी पीपल. एग्जेम्पलरी एज इन जिनका एग्जाम्पल सेट सकता है, ऐसे लोगों की लाइफ को इन्होंने स्टडी किया था और ह्यूमन क्वालिटीज को पढ़ा था. इन 1994 मैस्लो क्रिएटेड द हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स. So this hierarchy was given in the year 1954, and he expressed, ये वाली जो theory थी expressed in the book Motivation and Personality. Motivation and Personality नाम की अब्राहम मैस्लो की एक बुक है जिसमें this was first discussed, this hierarchy of needs. Now let's discuss these in detail first. Now the deficiency. So ये जो needs हैं पांचों, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, the deficiency need and the growth needs.
सो डेफिशिएंसी नीड्स को अब्राहम मैस्लो ने डी नीड्स भी बोला है. वाई डी नीड्स? बिकॉज ये नीड्स, वाई डेफिशिएंसी? बिकॉज हमारी लाइफ में ये डेफिशिएंसी पैदा कर देती है अगर ये नहीं होती हैं तो. ठीक है. सो इसमें डी नीड्स में सबसे पहला इज फिजियोलॉजिकल नीड्स दैट वी जस्ट स्टडीड. इसमें हमारी नीड होती है बॉडी की कि वो होम्योस्टैसिस को अचीव करे. हमें खाना मिले, पानी मिले, एयर मिले, हमें प्रॉपर स्लीप मिले, एक कंफर्टेबल टेम्परेचर मिले एंड many such things. ऑल्सो इन्होंने ये भी बोला था कि अगर मान लो जो थर्ड वाली है, लव एंड बिलोंगिंगनेस वाली, वो भी तभी इंसान एक्सपीरियंस कर रहा है जब उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स भी हैं. तब भी ऑलवेज रिमेंबर कि अगर साथ में दोनों चीजें भी एक्सपीरियंस हो रही हैं, तब भी इंसान ज्यादा मोटिवेटेड हमेशा होगा अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए, रादर देन वो अपनी लव एंड बिलोंगिंगनेस वाली नीड्स को पूरा करे. ठीक है. सो अगर भूख लगी है और साथ में रोमांस भी चाहिए तो पहले भूख पूरी करी जाएगी, उसके बाद रोमांस होगा. ठीक है. As a result of the propensity of physiological needs, an individual will deprioritize all other desires and capacities. So अगर कभी भी physiological needs पूरी नहीं हो पा रही हैं तो साथ में कोई और desire है भी, वो deprioritize होगी. प्रायोरिटी हमेशा आपकी physiological needs की होती है. Physiological needs can control thoughts and behaviors and can cause people to feel sickness, irritation, pain and discomfort. तो physiological needs जो हमारी होती हैं, ये हमारे thoughts और behaviors को control करती हैं, और अगर ये पूरी नहीं हो पाती हैं तो it can make us sick, it can make us irritable, it can make us feel pain and discomfort also. The next in the deficiency need is safety needs. When the physiological needs are met, the need for safety will emerge. यानी कि एक बार physiological needs पूरी होती हैं तो safety needs हम पूरी करना चाहते हैं. सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स जो होती हैं ये बाकी सारी डिजायर्स से ऊपर होती हैं. एंड अ प्रॉपरली फंक्शनिंग सोसाइटी टेंड्स टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इट्स मेंबर्स. सो अगर कोई सोसाइटी प्रॉपरली फुल्ली फंक्शनिंग है तो वो अपने मेंबर्स को एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है. Then we have love and belongingness needs. Once a person's physiological and safety needs are largely met, the third layer of human needs start to become apparent. तो ये दोनों एक बार पूरी हो जाती हैं, उसके बाद हमारी थर्ड नीड की लेयर एक शेप लेना शुरू करती है. इसमें हमारी इमोशनल नीड्स आती हैं. एक्चुअली अगर आप फिजियोलॉजिकल से हटा दो तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस. हमारी इमोशनल नीड्स पूरी होती हैं. कंपेनियनशिप, वो सेक्सुअल भी हो सकती है नेचर में और नॉन सेक्सुअल भी हो सकती है. एक फैमिली की नीड होना, ये सारी नीड्स लव एंड बिलोंगिंगनेस में आती हैं. सो लव एंड बिलोंगिंगनेस में हमें एक सेंस होता है कि वी आर अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, या हम एफिलिएट कर सकते हैं लोगों से. और इसमें हमारे रिलीजियस ग्रुप्स, फैमिलीज, फ्रेंड्स, पार्टनर, ये सब चीजें काउंट होती हैं. देन वी हैव एस्टीम नीड्स. एस्टीम नीड्स दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो. नीड फॉर रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन फॉर अदर्स, बाय अदर्स, यानी कि दूसरों से रिस्पेक्ट मिलना, दूसरों से रिकॉग्निशन मिलना. और एक होता है कि खुद की रिस्पेक्ट करना, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट. सो सेल्फ एस्टीम हमारी दो चीजों पर डिपेंडेंट होती है कि हमें दूसरों से कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है और हमें खुद से कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है, हम खुद को कितना रिस्पेक्ट करते हैं. और बोथ ऑफ दीज कम अंडर सेल्फ एस्टीम नीड्स. तो ये चारों की चारों फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंगनेस एंड सेल्फ एस्टीम कम अंडर द डी नीड्स, द डेफिशिएंसी नीड्स. इसके बाद आती है जो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थी, वो आती है हमारी बीइंग नीड्स या ग्रोथ नीड्स के अंदर. इसीलिए इसको हम बी नीड भी बोलते हैं. जैसे उनको डेफिशिएंसी नीड्स को डी नीड बोलते हैं, ऐसे ही बीइंग नीड्स को हम बी नीड बोलते हैं. जैसे कि डेफिशिएंसी नीड हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करती हैं, और एक बार अगर ये मिल जाए तो फिर न्यूट्रलाइज हो जाती है, मतलब बहुत कम होने लगती है. मतलब व्हेन यू नो कि आपको प्रॉपर खाना पीना सब मिल रहा है तो फिर आप में उतना मोटिवेशन नहीं रहता उसको अचीव करने का.
लेकिन जो ग्रोथ नीड्स होती हैं ये हमें मोटिवेट करती हैं टू डू बेटर इन आवर लाइफ. दे आर द ड्राइवर्स ऑफ बिहेवियर. हमारी बिहेवियर को कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करते हैं, कॉन्स्टेंटली ड्राइव करती हैं टू डू समथिंग, टू रीच अ गोल. ठीक है. So that is why these are the growth needs. They help us to grow in our life. जो वो थी वो हमारी लाइफ की डेफिशिएंसी, हमारी लाइफ की कमियों को पूरा करती हैं. ये नीड्स कमियां पूरा करने के बाद हमें अपना एक बेहतर वर्जन बनाती हैं. दे हेल्प अस टू ग्रो. सो इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को रखा था मैस्लो ने. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो टर्म था ओरिजिनली कर्ट गोल्डस्टीन ने डेवलप किया था. सो हो सकता है कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया किसने था. यूजुअली लोग अब्राहम मैस्लो समझते हैं क्योंकि मैस्लो ने अपनी थ्योरी दी है तो वो फेमस हो गई है. सो एवरीवन थिंक्स दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाज गिवन बाय अब्राहम मैस्लो, बट द टर्म वाज ओरिजिनली कॉइन्ड बाय कर्ट गोल्डस्टीन. A very important MCQ for your exams. ठीक है. So this was originally given by Kurt Goldstein and Abraham Maslow ने इसको अपनी need hierarchy theory में डाला है. And it is the instinctual need. हमारी एक instinct वाली innate need होती है कि हम अपनी abilities का best usage utilization करें. He described it as that people who are self-actualized embrace the facts and realities of the world rather than denying or avoiding them. यानी कि जो लोग सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हैं वो लोग जिंदगी के फैक्ट्स और उनकी रियलिटीज को एक्सेप्ट करते हैं रादर देन कि वो उनको डिनाई करें. जो भी है उसको जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लेना. The second thing is that they are very spontaneous in their ideas and actions. ठीक है. They are very creative people and they are interested in solving problems. This often includes the problem of others. मतलब इनको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम से ही नहीं मतलब होता, इनको दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की भी एक नीड होती है अपने अंदर, एक ड्राइव होती है. Solving these problems is often a key focus in their life. They feel a closeness to other people and generally appreciate life. इनको दूसरे लोगों से closeness से एक अपनापन सा फील होता है and they appreciate the life. इनको life में appreciation मतलब life के हर aspect को appreciate करने की feeling होती है इनमें. They have a system of morality that is fully internalized and independent of external authority. यानी कि एक sense of morality होता है अंदर, लेकिन वो सेंस ऑफ मोरालिटी इंटरनलाइज्ड होता है, अपने अंदर से निकल के आ रही होती है. वो मोरालिटी सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि जेल चले जाएंगे, मॉरल नहीं रहेंगे तो या सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करेगी. यानी कि एक्सटर्नल अथॉरिटी के डर से नहीं, अपनी खुद की अंदर से एक फीलिंग होती है मोरालिटी की. They judge others without prejudice, यानी कि they are not at all prejudiced and in a way that can be termed objective. If this need is not met, a person will feel tense and restless and also unfulfilled you can say. So अगर ये self actualization वाली need नहीं feel होती तो एक point पर आकर के इंसान को लगने लगता है कि अब क्या करूँ मैं, अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाते हैं. सो रुक जाते हैं, स्टैग्नेंट हो जाते हैं. ठीक है. ग्रोथ नहीं हो पाती. सो इसीलिए एक टेंस और रेस्टलेसनेस वाली फीलिंग होती है और साथ में एक अनफुलफिलमेंट वाली फीलिंग होती है. सो या ये बेसिक 5 थी लेकिन बाद में और ऐड हुई थी ग्रोथ नीड्स में. सो इफ यू सी दिस इमेज, डेफिशिएंसी नीड्स में वही 5 हैं, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग एंड सेल्फ एस्टीम. लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के कुछ पार्ट्स को अलग कर दिया गया था और उसमें कुछ चीजें ऐड करी गई थी. सो एस्टीम के बाद कॉग्निटिव नीड्स को डाला गया और फिर एस्थेटिक नीड्स को डाला गया. उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आया और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बाद एक और नीड डाल दी गई, ट्रांसेंडेंस. नाउ आपने देखा होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हमने पढ़ा था प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑल, है ना, नो प्रेजुडिस. ऑल ऑफ दीज वर केप्ट अंडर कॉग्निटिव नीड्स. सो इनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से हटा करके कॉग्निटिव नीड्स में डाल दिया गया जो कि सेल्फ एस्टीम के बाद आती हैं. उसके बाद डाला गया एस्थेटिक नीड्स को. एस्थेटिक में यू नो आर्ट एंड ऑल, ये सब चीजें, आर्ट, रोमांस एंड राइटिंग, पोइट्री, ये सब चीजें, ड्रामा, ये सब चीजें एस्थेटिक नीड्स में डाला गया. इंजॉइंग ऑल दीज पार्ट्स ऑफ लाइफ,
ठीक है। और आपने देखा होगा सेल्फ एक्चुअलाइजर्स के लिए लिखा था दे आर वेरी क्रिएटिव। सो क्रिएटिविटी वाली जितनी भी चीजें हैं सब एस्थेटिक नीड्स में डाल दी गई। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया टू रियलाइज एंड हैव अ मोटिवेशन टू अचीव आवर फुल पोटेंशियल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में सिर्फ वो आता है। जब आप इस पूरी टेबल की बात करते हो तो बाकी सारी चीजें कॉग्निटिव और एस्थेटिक में अलग कर दी गई और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में सिर्फ वही आता है। उसके बाद सबसे टॉप पर डाला गया ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस होता क्या है? इट इज अबाउट कनेक्टिंग टू समथिंग बियॉन्ड द ईगो, यानी कि अपने से हटकर, खुद से, अहम से हटकर, ईगो से हटकर उससे आगे सोचना, उसके बियॉन्ड सोचना, कनेक्ट होना और दूसरों को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करने के लिए एक अंदर से मोटिवेशन होना। सो हेल्पिंग अदर्स टू फाइंड फुलफिलमेंट इन देयर लाइफ, टू रियलाइज देयर पोटेंशियल, यानी कि दूसरों को उनके पोटेंशियल रियलाइज कराने में हेल्प करना। सो जितने भी देयर आर सम पीपल, ये वाले जो टीवी पर आते हैं यार, जो बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं दूसरे लोगों को एंड ऑल, वो लोग, मतलब आई एम नॉट जस्ट सेइंग जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, बट जो रिलीजियस शोज में आते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा क्या बोलते हैं, वो लोग एक्चुअली ट्रांसेंडेंस वाले उसमें होते हैं। ठीक है। सो मैस्लो ने टेंटेटिवली प्लेस किया था ट्रांसेंडेंस को सबसे ऊपर अपनी हायरार्की में, लेकिन काफी सारे मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने ट्रांसेंडेंस को हटा दिया क्योंकि उनको लगता था कि इट इज रिलेटेड टू रिलीजन एंड ऑल। ठीक है। सो सारे रिलीजन का अलग अलग होता है, बट आई पर्सनली बिलीव दैट एवरी रिलीजन एंड्स अप टू से द सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स प्रॉबेबली, बट द सेम थिंग। ठीक है। हाँ, ये जो टीवी पे बाबा बाबा नहीं आते, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेक बाबास बट द रियल बाबास, वो लोग एक्चुअली ट्रांसेंडेंस वाली नीड पर होते हैं। नाउ वी हैव कार्ल रॉजर्स की थ्योरी। So Carl Rogers basically talked about self-concept. So he gave the idea of ideal self and real self. Ideal self is something that we want to be and real self is what we are at the present. So हम क्या आइडियलाइज करते हैं, किन लोगों को आइडियलाइज करते हैं, उनकी क्या पर्सनालिटी और हमारी खुद की क्या पर्सनालिटी है, उसमें जितना कम गैप होता है, यानी कि हमारा रियल सेल्फ हमारे आइडियल सेल्फ से जितना सिमिलर होता है, हमारी लाइफ में उतनी कॉन्ग्रुएंसी होती है। और जितना ही हमारा रियल सेल्फ हमारे आइडियल सेल्फ से दूर है, उससे अवे है, उतना ही ज्यादा इनकॉन्ग्रुएंस होता है लाइफ में। दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है। सो रॉजर्स और मैस्लो दोनों ही ये मानते थे कि हम लोग हमेशा अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी कैपेसिटी को फुलफिल करने के लिए स्ट्राइव करते रहते हैं और जितना हमारा जेनेटिक पोटेंशियल होता है उसके मैक्सिमम लिमिट को अचीव करने की हमारी एक नीड होती है, हमारे अंदर उसका एक मोटिवेशन होता है। This striving for fulfillment is called the self-actualizing tendency. ये जो strive होता है अपनी फुल पोटेंशियल को रियलाइज करना, उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी। दोनों का ही ये मानना था। अब उन्होंने, कार्ल रॉजर्स ने इसमें ये ऐड किया कि ह्यूमन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तब डेवलप कर सकते हैं जब उनकी एक इमेज होगी, खुद की सेल्फ का कॉन्सेप्ट होगा। सो ही बेसिकली सेड कि सेल्फ एक्चुअलाइज आप तब तक नहीं हो सकते जब तक आपको खुद के बारे में पता नहीं है, जब तक खुद का एक सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं बना है, जब तक अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस नहीं पता है, जब तक अंदर वो मतलब खुद के बारे में जानकारी नहीं है, तब तक आप अपने पोटेंशियल को रियलाइज भी नहीं कर सकते। सो यू हैव टू हैव अ सेल्फ कॉन्सेप्ट बिफोर यू बिकम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड. The self-concept is based on what people are told by others and how the sense of self is reflected in words and actions of important people in their life, such as parents, siblings, co-workers, friends and teachers. So उनका ये मानना था कि जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है ये इस चीज पर बेस होता है कि लोग हमें हमारे बारे में क्या बताते हैं और हम खुद कैसे अपने सेल्फ को रिफ्लेक्ट करते हैं अपने वर्ड्स और एक्शंस में, अपने इंपॉर्टेंट लोगों की लाइफ में कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं ये चीजें।
स्पेशली इसमें ये जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, इसमें हमारा पार्टनर, हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, कोवर्कर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, ये सब लोग आते हैं. So, real and ideal self, I have already explained this, but we'll still read it once. Two important components of self concept are the real self, yani ki one's actual perception of characteristics, traits, and abilities that form the basis of striving for self actualization, and the ideal self, the perception of what one should be or would like to be. The ideal self primarily comes in those important, significant others in a person's life, most often the parents. Rogers believed that when the real self and the ideal self are very close or similar to each other, people feel competent and capable. But when there is a mismatch between the real self and the ideal self, anxiety and neurotic behavior can be the result. So रॉजर्स का ये मानना था कि अगर आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ काफी क्लोज होते हैं या एक दूसरे से काफी सिमिलर होते हैं, सो हमारे आइडियल सेल्फ की जो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है और हमारे खुद के जो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर वो काफी क्लोज होते हैं, काफी सिमिलर होते हैं, तो हमें एक कॉम्पिटेंट वाली फीलिंग आती है कि या वी आर गुड इनफ, वी कैन डू थिंग्स इन आवर लाइफ. हमें लगता है कि वी आर केपेबल टू डू थिंग्स इन आवर लाइफ. लेकिन अगर बहुत बड़ा मिसमैच है दोनों के बीच में, हमारे आइडियल और हमारे खुद के बीच में बहुत बड़ा गैप है, तो एक एंजाइटी सी डेवलप हो जाती है, न्यूरोटिक बिहेवियर भी आ सकता है उसकी वजह से. The two halves of the self are more likely to match if they aren't that apart far at the start. यानी कि अगर स्टार्टिंग से ही हम अपने आइडियल्स को बहुत ज्यादा हाई नहीं सेट करें, तो फिर दोनों हाफ्स और स्टार्टिंग से ही काफी मैच होंगे. When a person has a realistic view of the real self and the ideal self is something that is actually attainable, there usually isn't a problem of a mismatch. तो अगर हमें अपने रियल सेल्फ की एक रियलिस्टिक व्यू है, सोसाइटी की एक रियलिस्टिक व्यू है, और आइडियल सेल्फ मतलब हमने अपना आइडियल कुछ ऐसा बनाया है जो अनअटेनेबल सा नहीं है, ठीक है, मतलब समथिंग दैट वी कैन एक्चुअली अटेन और रीच इन आवर लाइफ, तो यूजुअली ये मिसमैच वाली प्रॉब्लम आती नहीं है. लेकिन अगर खुद का व्यू काफी डिस्टॉर्टेड है, यानी कि खुद के बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं है, खुद को ज्यादा समझ लिया पहले, और आइडियल सेल्फ को कुछ मतलब आइडियल सेल्फ उतना ज्यादा हाई बना लिया कि वो अटेन ही नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल टू अटेन, तो एक प्रॉब्लम मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. Once again, it is primarily how the important people in a person's life react to the person that determines the degree of agreement between real and ideal selves. तो कैसे हमारी लाइफ के important लोग हमारी लाइफ में रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, उनका क्या से है हमारी लाइफ में, उसी से डिटरमाइन होता है कि हमारे रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में कितनी दूरी है या कितना अग्रीमेंट है. रॉजर्स ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी थी, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. सो व्हाट इज पॉजिटिव रिगार्ड? पॉजिटिव रिगार्ड इज द फीलिंग ऑफ वार्मथ, अफेक्शन, लव एंड रिस्पेक्ट. दूसरों से ये चीजें मिलना और उनको ये देना इज पॉजिटिव रिगार्ड. Positive regard is vital to people's ability to cope with stress and to strive to achieve self actualization. यानी कि पॉजिटिव रिगार्ड हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम स्ट्रेस से डील कर पाएं और अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है. इट इज़ वाइटल टू दैट. रॉजर्स का ये मानना था कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, लव या अफेक्शन तब होता है जब हम अटैचमेंट वाली फीलिंग नहीं रखते हैं, या फिर कोई प्री रिक्विजिट कंडीशंस नहीं होती हैं कि यार तुम ये हो तो मेरे मन में तुम्हारे लिए वार्मथ, अफेक्शन और लव है, वरना नहीं है. अगर वो कंडीशंस लगा दी तो वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड नहीं रहे. और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड बहुत ज़रूरी होता है कि हम खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें, कुछ बन सकें अपनी लाइफ में, या फिर हम अपने आइडियल सेल्फ को अचीव कर सकें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर सकें. क्योंकि अगर कंडीशंस लगा दी तो कभी एक्सेप्टेंस नहीं आएगा चीज़ों का, ठीक है. सो अनकंडीशनल तभी है जब आपने कंडीशंस लगाई हैं, कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं लगाए हैं, देयर आर नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड. अनफॉर्चुनेटली मतलब आप यूजुअली हमेशा लाइफ में देखोगे कि हमारे पेरेंट्स, हमारे स्पाउसेस, हमारे फ्रेंड्स हमें कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा,
तो हमारी तरफ से ये मिलेगा। सो हमारी लाइफ में यूजुअली ज़्यादातर हमारे रिलेशनशिप्स कंडीशनली होते हैं नेचर में। अनकंडीशनल मैंने आज तक शायद ही कभी देखा हो। मतलब a lot of people might debate that parents love is unconditional in nature, but there also there's a condition, there's always a condition. ठीक है, so we have to behave in certain manners. I'm not saying that every parent is like that कि restrictions लगाने हैं everything, not that, it's not about restrictions, but there are certain things that our parents expect us to do in our lives, and if we don't do that, condition आ गई। ठीक है। For Rogers, a person who is in the process of self-actualizing, actively exploring potentials and abilities, and experiencing a match between the real self and ideal self is a fully functioning person. तो रॉजर्स का ये मानना था कि वो इंसान जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के प्रोसेस में होता है, अपने पोटेंशियल्स को एक्टिवली एक्सप्लोर कर रहा होता है, उनको अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है, और उसके रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच में मिसमैच नहीं होता है, वो इंसान एक फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन होता है। सो अगर आप कार्ल रॉजर्स की थेरेपी पढ़ोगे, उसका जो थेरेप्यूटिक प्रोसेस है, उसमें भी दे वर्क ऑन मेकिंग अ पर्सन fully functional in nature. Although the two concepts are highly related, there are some subtle differences. Self-actualization is a goal that people are always striving to reach according to Maslow. So, fully functioning person or self-actualization are very similar to each other. They are very they are highly related to each other. But थोड़ा सा difference है दोनों में. Self-actualization एक goal की तरह है जिसको achieve करना होता है, ठीक है? And we are always trying to reach that. According to Rogers' view, only a person who is fully functioning is capable of reaching the goal of self-actualization. यानी कि एक person जब fully functioning होता है, तभी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के गोल को अचीव कर सकता है। टू बी फुली फंक्शनिंग इज अ नेसेसरी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अटेन करने के लिए एक बहुत ही नेसेसरी स्टेप होता है फुल्ली फंक्शनिंग इंडिविजुअल बनने का, पर्सन बनने का। अगर आप वो नहीं बन पाए, आप सेल्फ एक्चुअलाइज्ड भी नहीं हो पाओगे। दिस इज व्हाट रॉजर्स बिलीव्ड। मैस्लो ने 1987 में कुछ लोग की लिस्ट बनाई थी जो उनके अकॉर्डिंग सेल्फ एक्चुअलाइज थे, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन, महात्मा गांधी, एलियनर रूजवेल्ट एक्सेट्रा। उनका ये मानना था मैस्लो का कि ये लोग सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन थे, इनमें क्वालिटीज थी क्रिएटिविटी की, दे वो ऑटोनॉमस एंड अनप्रेजुडाइज्ड। एंड इनका ये मानना था कि ऐसे लोग अपनी खुद की ट्रू फीलिंग्स पर, अपनी इंस्टिंक्ट्स पर चलते हैं, अपनी इनके अंदर से क्या आवाज आ रही है उस पर चलते हैं, रादर देन कि ये भीड़ को फॉलो करें। क्राउड के पीछे जाने से बेहतर इनके लिए होता है कि ये अपने अंदर की आवाज को फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग काम करें। नाउ So now we have the 4 dimensions of cultural personality which were given by Geert Hofstede. So basically he gave 4 dimensions. उन्होंने कहा कि कोई भी कल्चर एक पर्टिकुलर टाइप की पर्सनालिटी का हो सकता है, ठीक है? एक पर्सनल टाइप की कल्चरल पर्सनालिटी हो सकती है किसी भी एक कल्चर की। सो दीज आर डायमेंशंस बेसिकली। सो कोई भी कल्चर है तो इंडिविजुअलिस्टिक हो सकता है या कलेक्टिविस्टिक हो सकता है। सिमिलरली मैस्कुलिन हो सकता है या फेमिनिन हो सकता है। सो व्हाट इज इंडिविजुअलिस्टिक एंड कलेक्टिविस्टिक? इंडिविजुअलिस्टिक आर दोज पीपल जो अपनी दोज कल्चर्स जहाँ पर पर्सनल नीड्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, पर्सनल गोल्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, हर इंसान वहाँ अपने लिए काम करता है। एंड कलेक्टिविस्टिक वो होता है जहाँ एक ग्रुप के गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, उनकी नीड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, यानी कि कलेक्टिविस्टिक व्यू फॉलो होता है। वर्क कलेक्टिवली होता है रादर देन इंडिविजुअली हो। The next is masculine versus femininity, ठीक है? सो मैस्कुलिन सोसाइटीज वो होती हैं जहां मेन और विमेन के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। यहाँ पर
ज्यादा फोकस होता है कॉम्पिटेंसी पर, कि कॉम्पिटेंट हो। एंड फेमिनिन वाली वो होती है जहां पर केयरिंग या मोडेस्टी की वैल्यूज को ज्यादा फॉलो किया जाता है, और यहाँ पर मेन और विमेन के लिए अलग अलग रूल्स नहीं होते। The third is uncertainty avoidance. So this is about people whether the people of a culture are comfortable with changing the way they work, or they prefer to the सेम काइंड ऑफ नोन सिस्टम्स। सो पुराने ही तरीके से चलना है या नहीं, नई चीजों के साथ कंफर्टेबल हो जाना है, उस नई तरह से काम करना है, नोवेल सिचुएशंस में काम करना है, दैट इज अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। सो अगर हाँ, अगर अपना तरीका बदल सकते हैं, सो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कम होता है। और अगर पुराने ही नोन सिस्टम से ही उन्हीं तरह से वर्क करना है, वो रिजिडिटी है, तो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस ज्यादा होता है। द नेक्स्ट इज पावर डिस्टेंस। पावर डिस्टेंस का मतलब है कि कितना ज्यादा पावर बटी हुई है, या फिर एक इंसान के हाथ में सारी पावर है और बाकी सारे लोग उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, और वो लोग उनसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो हमारे लिए काम, मतलब पावर होल्ड करके हमारे लिए अच्छा करे। ठीक है, सो द डिग्री टू विच पीपल आर कंफर्टेबल विद इन्फ्लुएंसिंग अपवर्ड्स। सो यहाँ पर अगर पावर डिस्टेंस ज्यादा है तो मतलब इनइक्वालिटी है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और अगर पावर डिस्टेंस कम है तो यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पावर है सोसाइटी में। द नेक्स्ट इज टाइम पर्सपेक्टिव। ये दो तरह से हो सकता है, या तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वो होता है जहां पर काम इस तरह से होता है कि फ्यूचर को दिमाग में रख के बेसिकली काम हो कि फ्यूचर में क्या करना है। और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव का मतलब है कि पास्ट और प्रेजेंट ओरिएंटेड होते हैं, पहले क्या हुआ है और उसके अकॉर्डिंग अब क्या करना है उस पर फोकस है, तो शॉर्ट टर्म है। और अगर फ्यूचर पे फोकस है तो पर्सपेक्टिव है। एंड द लास्ट इज इंडल्जेंस एंड रिस्ट्रेंट। यहाँ पर अलाउइंग ग्रेटिफिकेशन ऑफ, इंडल्जेंस एंड रिस्ट्रेंट में क्या होता है, इट इज लाइक इड वर्सेस सुपर ईगो। जस्ट अ सेकंड गाइस। So yeah, indulgence versus restraint is like id versus super ego. So कितना ज्यादा आप अपनी बेसिक ड्राइव्स को फॉलो करते हो, लाइफ को एंजॉय करते हो, नीड्स पे फोकस है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, या फिर आप स्ट्रिक्ट सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करते हो कि सोसाइटी क्या चाहती है आपसे, आप उस स्ट्रिक्टनेस में रहते हो। ठीक है, सो देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, तो वो रिस्ट्रेंट हो गया। अदरवाइज इंडल्जेंस हो गया इन द फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स एंड ड्राइव्स। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि 4 डायमेंशंस क्यों? मेन क्योंकि इसमें 4 ही थी, बाद में और ऐड हो गई थी। इसमें मेन 4 थी, इंडिविजुअलिस्टिक वर्सेस कलेक्टिविज्म वाली, सेकेंड वॉज मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी वाली, थर्ड वॉज पावर डिस्टेंस, एंड फोर्थ वॉज टाइम पर्सपेक्टिव। बाकी दोनों बाद में एक्स्ट्रा ऐड हुई थी, वो पहले नहीं थी। दैट इज व्हाई डायमेंशंस ऑफ कल्चरल पर्सनालिटी बोला जाता है इसको। We will continue the rest in the next